गुड मॉर्निंग। ये द स्टडी का यूट्यूब चैनल है। माई सेल्फ अमन झा, और हम एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज़ में आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमने अब तक कक्षा 7 के इतिहास के छठे चैप्टर तक पढ़ लिया है और आज के लेक्चर में हम 7वां चैप्टर कवर करेंगे, तो उसको शुरू करते हैं। देखिए, छठे चैप्टर में हमने नगर, व्यापारी और शिल्पी जन, इनके बारे में पढ़ा कि कैसे नगरीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, कितने प्रकार के नगर थे, कुछ संयुक्त नगर भी थे, नगरों में रहने वाले और नगरों में व्यवसाय करने वाले छोटे बड़े व्यापारियों के बारे में बात की, और नगरी शहरी जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग शिल्पियों के बारे में बात की कि कैसे अलग अलग प्रकार के नगरों में उनका क्या महत्व था, कैसे उन्हें जातियों के तौर पर एक वर्ण व्यवस्था और जातीय व्यवस्था पर आधारित समाज में उनका समावेश किया गया। वैसे ही अब इस चैप्टर में, 7वें चैप्टर में, अब हमने नगरों को देख लिया, तब हम देहात को देखेंगे। ठीक है, यहां हम 3 प्रकार के समुदायों की बात करेंगे: जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है, यानी कि जो कृषक समाज है या कृषि पर आधारित समाज है, ओके, वो तो एक जगह बस के रहता है, मुख्य तौर पर खेती करता है, और दूसरी तौर पर तरफ जनजातियां और खानाबदोश। ठीक है, तो उस क्रम में हम पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पिछले अध्याय से कुछ लिंक है। लिंक क्या है? जैसे कि हमने पिछले अध्याय में बात की थी व्यापारियों की, तो जनजातियां हैं और जो खानाबदोश हैं वो नगरों से भी व्यापार करते हैं, गांवों से भी व्यापार करते हैं। ठीक है, उनके वो जिन चीजों का उत्पादन करते हैं उन चीजों को बेचते हैं, कैसे वो नगरों तक अनाज ले जाते हैं, उसके कुछ उदाहरण हमने तब बात की थी कि अलाउद्दीन खलजी ने कैसे अपने शहरों में बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए उनकी सहायता ली थी। जहांगीर ने उनकी बात की है, और भी कुछ यात्रा वृत्तांत हैं जिनमें उनकी बात की गई है। तो उनका नगरों के साथ भी व्यापारिक संबंध है, उनका कृषक समाज जो गांव में रहता है उनके साथ भी संबंध है। तो उस सिलसिले में यहाँ कुछ पिछले अध्याय से लिंक है। हम यहाँ शुरू करेंगे ये जानने से कि जनजातीय समाज के मुख्य लक्षण क्या हैं, कि कैसे हम पहचाने कोई समाज एक जनजातीय समाज है या कृषक समाज है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप की कुछ मुख्य जनजातियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। फिर देखेंगे कि खानाबदोश कैसे रहते थे। दूसरा, जनजाति और खानाबदोशों में क्या समानता है, क्या अंतर है, इसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। और कैसे चाहे जनजाति हो या खानाबदोश हो, अंततः उनका जो है कृषक समाज में कैसे समावेश हुआ है और व्यवसाय के आधार पर उन्हें नई जातियों का दर्जा दिया गया है, ये देखेंगे। और अंत में 2 उदाहरण देखेंगे जब गोंड और अहोम, ये 2 जनजातियां थी जो अंत में एक कृषक समाज का भाग बनी, जाति के आधार पर उनका उस समाज का विभाजन हुआ। ठीक है, राज्यों का निर्माण हुआ। तो ऐसे हम 2 उदाहरण देखेंगे अहोम और गोंड राज्य के। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये कहा गया है कि साम्राज्य बनते और गिरते रहे, परंतु कई सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाएं जारी रहीं। देखिए, आपको याद हो तो हमने जब इतिहास का वर्गीकरण किया था, ठीक है, कुछ सीमा रेखाएं खींची थी, तो हमने कहा कि पहले तो इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक में बांटा गया। फिर मध्यकाल में लगा कि ये 1000 साल का जो काल है ये काफी लंबा है, तो इसे भी कुछ सुविधा के लिए पहले पूर्व मध्यकाल में 500 साल का लगभग पूर्व मध्यकाल रहा, 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक का। फिर हमने उसको आगे को मध्यकाल कहा, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। तो ये सब करते वक्त हम ज्यादातर सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं को नजर में रख के ये करते हैं। वो पुराने तौर तरीके बदल गए कि कोई महत्वपूर्ण युद्ध हो गया या कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो गई तो उसके आधार पे, या उसको एक आपने माइलस्टोन बना के युग परिवर्तन कर दिया कि चलो मध्य युग यहाँ खत्म होता है, आधुनिक काल यहाँ शुरू होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका फोकस होता है सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं पे। इसीलिए इतनी बड़ी बात हुई कि मध्यकाल के भीतर दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगलों का शासन शुरू हुआ, लेकिन उसके बीच में हमने कोई रेखा नहीं खींची। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाएं, ठीक है, आप ये साम्राज्यों के आने जाने को छोड़ दीजिए, वो इतिहास
पढ़ने की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आमतौर पर माना जाता है। तो अगर आप इन साम्राज्य निर्माण की प्रक्रियाओं को छोड़ दें तो जो सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाएं थी, जैसे कि नगरों का विकास है, नगरों में रहने वाले व्यापारी और शिल्पगण हैं, ठीक है, जाति व्यवस्था है, धार्मिक परिवर्तन है, कैसे जनजातीय समाज, कृषक समाज, इनके जो रिश्ते थे, और कई धार्मिक आंदोलन हैं, ऐसी कई चीजें लगातार चल रही थी, उनकी रफ्तार चलती रही। नगरीकरण शुरू को प्रोत्साहन मिला था, वो थोड़ा और बढ़ा। इसलिए आप कभी सोचेगा कि हमने दिल्ली सल्तनत और मध्य और मुगल काल के बीच में कोई रेखा नहीं खींची। यहां नहीं कहा कि पूर्व मध्यकाल या मध्यकाल में भी दो टुकड़े कर देते हैं कि मध्यकाल भाग 1, मध्यकाल भाग 2, ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं खींची, क्योंकि समाज में जो प्रक्रियाएं चल रही थी वो चलती रही हैं। और वो क्या थी कि एक कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। भाई अगर शहरों और गांवों का विकास हो रहा है, ठीक है, तो नई कलाएं, नई दस्तकारियां और नए उत्पादक गतिविधियां होंगी ही। आज के जमाने में देखिए नई नई कलाएं आती रहती हैं, ठीक है। अब एक ग्रुप बन गया है जिनका काम, जिनको इन्फ्लुएंसर कहते हैं सोशल मीडिया पे, ये एक नई कला उभर कर आई है। कोई नई तकनीकी है, सोलर पैनल है, तो एक सोलर पैनल के मैकेनिक एक नया वर्ग उभर कर आया है। टैक्सी, ओला, उबर चलाने वाले हैं। तो क्या है कि जैसे जैसे समाज और जटिल होता जाता है और उसकी आर्थिक सामाजिक जरूरतें बढ़ती जाती हैं, ऐसी नई नई गतिविधियां निकल कर आती हैं जो पहले नहीं थी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रही है इस काल में। दूसरा, जनजातियों का कृषक समाज में परिवर्तन भी जारी रहा। ये जो लाइन है ये किताब में बिल्कुल ऐसे लिखी हुई है, उसको सीधा यहां लिखा गया है कि इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। मतलब चाहे जो राजनीतिक परिवर्तन रहा हो, चाहे त्रिकोणीय संघर्ष के 3 साम्राज्य हो, चाहे चोल वंश हो, चाहे उनके बाद आने वाले जो राजपूत राज्य हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल रियासत हो, ये बादशाहत हो, कोई भी हो, या उनके बाद के या उनके कोई सहयोगी राज्य हो, ये जो प्रक्रिया थी एक की जनजातियों का कृषक समाज में परिवर्तन, ये जारी रहा। दूसरा, ये जो वर्ण के नियमानुसार चलने वाला समाज है इसे सभी राजाओं ने स्वीकार किया और थोड़े बहुत परिवर्तन ही आए, ठीक है। उल्टा यह कहा गया है कि इससे ऊंच और नीच तथा अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज और ज्यादा जटिल हो गया, ठीक है। तो ये जो खाई है गरीब अमीर के बीच में, वर्णों के बीच में, ये कोई कम नहीं हुई जस्ट सिर्फ इसलिए कि जो शासक वर्ग है उसका धर्म अलग है, या आपको कोई परिवर्तन लग रहा है कि नहीं, तो बहुत मेजर परिवर्तन है, इसके कारण शासक वर्ग की जो नीति है या शासक वर्ग का धर्म है ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि समाज में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ला देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इन राजाओं ने भी उस समाज को स्वीकारा। अब जो अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा, जिसमें आईन अकबरी है, उसमें पूरे मुगल साम्राज्य में उन्होंने प्रांतों और सरकारों के अनुसार जमींदारों की सूची दी है और उनकी जातियां भी लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मुगल बादशाह को जातियों से क्या मतलब था। दरअसल जाति जो थी वो इस समाज की सच्चाई थी। अब वो कड़वी सच्चाई थी लेकिन सच्चाई थी, उन्होंने उसे स्वीकार किया और उसी हिसाब से उन्होंने भी अपना शासन चलाया। अब चाहे दिल्ली सल्तनत हो या मुगल शासक हो, जब उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से भू राजस्व वसूल करना है तो स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका दबदबा होगा उन्हीं के साथ संधि करेंगे, उन्हीं के साथ जो है सत्ता साझा करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि कुछ प्रक्रियाएं जो हैं वो पहले भी चल रही थी, वो इस काल में भी चली हैं। हाँ, बस अंतर यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में या विविध क्षेत्रों में परिवर्तन की गति और प्रकार अलग था। जैसे कि आगे हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि कुछ जनजातीय समाज कृषक समाज में बदले तो, लेकिन उन्होंने जाति व्यवस्था स्वीकार नहीं की, उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया। और कुछ जगहों पे ये परिवर्तन काफी तेजी से हुआ, कुछ जगहों पे धीरे धीरे हुआ। तो ऐसे विविधताएं भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स नेचुरल लॉ है कि E=MC² हर जगह होगा। प्रक्रियाओं में अंतर भी था। सामाजिक भेदभाव जो कि एक स्थायी समाज की पहचान है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के तहत बढ़ा ही। वही जो पॉइंट ऊपर लिखा हुआ था कि भाई जो गरीब अमीर के बीच का अंतर है, जो एक के बाद एक जातियां या एक के बाद एक वर्गों का उदय है, ठीक है, जो शिल्प, नए नए शिल्पों का आना है, उनका जातियों में परिवर्तन है और उनकी आर्थिक क्षमता के आधार पर उनका सामाजिक स्तर निर्धारण है, ये सारी प्रक्रियाएं चलती ही रही हैं
मुगल और सल्तनत काल में भी। ठीक है, तो अब है आदिवासी समाज के मुख्य लक्षण। पहला, एक जनजातीय समाज जरूरी नहीं कि वनवासी समाज भी हो। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि जो मॉडर्न माइंड है वो कई बार जनजाति को वो जो ट्राइबल, दो अंग्रेज इंग्लिश वर्ड है, ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी एंड फॉरेस्ट सोसाइटी, बस वही है। जनजातीय समाज जरूरी नहीं कि एक वनवासी समाज हो, हालांकि वनवासी समाज जो है वो उसका एक सबसेट है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये हो गया आपका जनजातीय समाज, और ये आपका हो गया, हालांकि और भी कई ग्रुप होंगे, कुछ रेगिस्तान में रहने वाले, कुछ पहाड़ों में रहने वाले, ठीक है, कुछ आपको मतलब सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, कुछ जंगलों में रहने वाले, तो वनवासी उसके एक प्रकार होंगे। ये अंतर स्पष्ट करना जरूरी इसलिए था क्योंकि जो आधुनिक मानसिकता है वो जनजाति और वनवासी शब्द को एक ही समझ लेती है कि वो समानार्थी हैं। ऐसा नहीं है। वे आमतौर पर, ये सबसे प्रमुख लक्षण है एक जनजातीय समाज के, वे आमतौर पर श्रेणीबद्ध समाजों के जाति और वर्ण पर आधारित सामाजिक नियमों और अनुष्ठानों का पालन नहीं करते थे। ठीक है, मतलब जाति व्यवस्था या तो नहीं थी, या तो जो सामाजिक अंतर था वो बहुत कम था, सामाजिक भेदभाव बहुत कम होता। जनजातीय समाज के सदस्य मजबूत नातेदारी के संबंधों को मानते। ठीक है, जो कॉमन्स को जनजातीय समाज के अपने मानदंडों के अनुसार आपस में बांटा जाता। कॉमन्स मतलब अगर आपका कोई पानी का स्रोत है, चाहे कोई तालाब हो गया या कोई नदी हो गई, ठीक है, उसको मतलब देखा जाए कैसे बांटे। कोई चारागाह है, या अगर आप छोटे स्तर पे खेती करते हैं तो वो उसके लिए खेती करने लायक जमीन है, उसका बंटवारा जो है उनके जो स्थानीय नियम कानून होंगे उसके हिसाब से होगा। जैसे कि कई जनजातीय समाज हैं वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति की अवधारणा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई यहाँ जो भी है, आप अगर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसमें आप देखें कॉन्सेप्ट है कि दो, एक तो व्यक्तिगत स्वामित्व का कॉन्सेप्ट है और दूसरा सामुदायिक स्वामित्व का कॉन्सेप्ट है, जो जंगल के संसाधन है उसके ऊपर। तो और कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो साझा स्वामित्व है वो दिया जाए, कि किसी एक व्यक्ति को ना दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो पूरा समाज है उस क्षेत्र में रहने वाला, उन संसाधनों के देखभाल में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई एक व्यक्ति इतना दोहन नहीं कर लेता संसाधनों का कि अब वो एक असंतुलन पैदा हो जाए। तो पानी हो गई, जमीन हो गया, या आपके पास अगर कोई और प्रकार का धन है, जैसे कि अगर आपने बगल वाले किसी कबीले से युद्ध किया और उसे जीते, तो जो भी धन मिला है वो सही बराबर मात्रा में बटेगा। कई बार क्या करते हैं कि जमीन आपस में बांटी, कुछ समय तक खेती की और फिर वापस जमीन को पूल करके फिर बांटा गया, क्योंकि जानते हैं कि भाई ये तो एक लॉटरी की तरह है, किसी को बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन हाथ लग सकती है, किसी को कम उपजाऊ जमीन हाथ लग सकती है। तो उस बात का ख्याल रखते हुए क्या करते थे कि ये जनजातीय समाज अपने मानदंडों के अनुसार आपस में बांटता था। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनके सरदार नहीं होंगे या इनके मुखिया नहीं होंगे, सरदार भी होंगे, मुखिया भी होंगे। क्योंकि क्या है कि आपको मतलब भले ही आप एक ज्यादा आर्थिक स्तर असमानता नहीं है, फिर भी आपको थोड़ी बहुत न्याय व्यवस्था तो चाहिए, नियम कानून तो चाहिए चीजें चलाने के लिए। लेकिन जैसे एक सुल्तान है या कोई राजा है या कोई बहुत बड़ा जमींदार है, जिसकी जो सत्ता है वो एकदम, उसने सत्ता का अपने क्षेत्र में केंद्रीकरण कर लिया है, उसी की चलेगी। वो चाहे तो किसी को अपनी मन मर्जी के हिसाब से मृत्यु दंड दे दे, देश निकाला दे दे। जो सत्ता का इतना जो केंद्रीकरण है वो नहीं होगा ऐसे समाजों में। जो मुखिया है या सरदार है वो जनजाति की जो मान्यताएं हैं, जो प्रचलित कानून है, उनके हिसाब से ही चलाएगा। जो हम आधुनिक समय में कहते हैं कि विधि का शासन, तो ऐसे समाज विधि के शासन के ज्यादा नजदीक होंगे, क्योंकि इनके केस में विधि क्या है, जो समाज में पहले से प्रचलित प्रथाएं हैं वो विधि है, और जो मुखिया है, सरदार है, वो उन विधियों को मानेगा, उन प्रथाओं को मानेगा और उसके हिसाब से ही शासन चलाएगा। अपने निवास स्थान के संसाधनों को देखते हुए एक या एक से अधिक व्यवसाय अपनाते थे। ठीक है, मतलब वो खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं, वो पशुपालन भी कर सकते हैं, वो शिकार भी कर सकते हैं, और अगर
इन चीज़ों से ज़रूरत पूरी नहीं होती तो कई बार वो आसपास अगर कोई कृषक समाज है तो उन पे वक्त वक्त पे उन पे जो है वो आक्रमण करके जो लूट भी सकते हैं उनसे कुछ चीज़ें। हालांकि मतलब ये आज हमें थोड़ा अजीब लग सकता है, मध्यकाल में या प्राचीन काल में ये एक जीवन जीने का तरीका था कि अगर आपके पास संसाधन की कमी है तो आप आसपास के समाजों पे नियमित नियमित अंतराल पे आप उन पे हमला कीजिए, या तो अब बांध के रखिए कि आपको जो है इतना नजराना देना है, नहीं तो हम आप पे हमला कर देंगे। तो ये कई बार होता रहा है कृषक समाजों और जनजातीय समाजों के बीच में जो संबंध है उनमें ये कभी कभार ऐसी तकरार होती रही है। तो अपने निवास स्थान के संसाधनों को देखते हुए एक या एक से अधिक व्यवसाय अपनाते हैं और वे अक्सर दुर्गम क्षेत्रों में रहते जहां जीवन अधिक कठिन होता। जंगल, पहाड़ियां, रेगिस्तान, घास के मैदान इत्यादि। कुछ जनजातियां खाना बदोश थीं, ठीक है, कुछ जनजातियां, सभी नहीं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर खाना बदोश जनजाति ही होंगे, ये भी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% खाना बदोश जनजाति होंगे, लेकिन ज्यादातर जो है। तो आप मान लीजिए कि ये संबंध कुछ ऐसे होगा कि अगर ये जनजातियां हैं तो खाना बदोश जो है प्रिडोमिनेंटली जनजातियां होंगी, ठीक है। ये अब देखिए यहां हमने दिखा है कि ये दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसे क्षेत्रों में आप जो आर्थिक अधिशेष नहीं जुटा पाएंगे, ठीक है, आर्थिक या कृषि अधिशेष नहीं बन पाएगा, बस खाने भर का और जरूरत की चीजों जितना ही आपके पास संसाधन होंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि समाज में आर्थिक असमानता नहीं आती है। भाई जब अगर अधिशेष है ही नहीं तो उसका असमान वितरण नहीं होगा, असमान वितरण नहीं होगा तो आर्थिक असमानता नहीं आएगी। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इसके थ्रू जो सामाजिक और राजनीतिक असमानता आती है, जो राज्य का निर्माण होता है, जो राजा का या सुल्तान का या बादशाह का जो आगमन होता है वो नहीं होगा। राज्य व्यवस्था होगी, मुखिया होगा, सरदार होगा, लेकिन उसकी सत्ता है वो काफी कम होगी और वो बंधा होगा कई चीजों से, आपकी मान्यताओं से बंधा होगा, आपके रीति रिवाजों से बंधा होगा, इस तरह की चीजों से। जबकि एक जो कृषक समाज होता है उसमें जो सुल्तान और बादशाह है उसकी ताकत एकदम असीमित है, वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो एक आदेश में पूरे के पूरे गांव को देश निकाला दे सकता है, पूरे के पूरे गांव का सर कटवा सकता है। तो ये अंतर है। जाति आधारित बसे हुए समाजों के साथ एक जटिल संबंध था। जटिल संबंध इसलिए क्योंकि उनके साथ व्यापार भी करते थे और उनके साथ तकरार भी होती थी। एक जनजाति इतनी ताकतवर बन सकती थी कि आसपास के स्थायी ग्रामीण समाजों या नगरों पर राजनीतिक दबाव बनाए, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जनजाति होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। अगर जनजाति चाहे तो उनके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनको इस तरीके से इस प्रयोग करें कि वो अपने आसपास के कृषक समाज पे काफी दबाव बना सकते हैं, बार बार उनके ऊपर आसपास के गांवों पर जो हैं वो हमले कर सकते हैं। आपको शायद जो मंगोल एम्पायर था, जो मंगोल साम्राज्य था, चंगेज खान ने इसकी स्थापना की, वो भी एक जनजातीय समाज से ही उभर कर आए थे। चंगेज खान ने बस इतना किया कि उसे लगा कि जो मंगोलों की छोटी छोटी कबीले हैं इनमें एकता ला दूं और इन्हें एक सेना में बदल दूं, ये आपस में लड़ते रहते हैं, क्यों ना हम पहले एकजुट हो जाएं और फिर हमारे पास इतने सैनिक होंगे, इतनी, चूंकि आप दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं तो थोड़े सख्त भी हो व्यक्ति होंगे ही वो, तो क्या अच्छे सैनिक भी बनेंगे। तो मंगोल साम्राज्य जो रोमन साम्राज्य से बड़ा था या कोई भी जो प्राचीन साम्राज्य था उससे बड़ा था, उसकी स्थापना आखिरकार एक जनजातीय समाज के द्वारा की गई थी। तो जनजातीय होने का यह मतलब नहीं है कि आप राजनीतिक तौर पे दुर्बल हैं। हमने कुछ जनजातीय समाज के लक्षण बताए, ठीक है, और उसके आधार पर आप किसी जनजातीय समाज को पहचान सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि जनजातीय होने का मतलब दुर्बल होना नहीं है। उन्होंने कई बार कृषक समाज की नाक में दम किया है और कृषक समाज के काम भी बहुत आते थे। कृषक समाज को जो व्यापार करना होता था नगरों के बीच में, नगरों और गांवों के बीच में, दूसरे देशों के साथ, उसमें भी बंजारों का बहुत प्रयोग था। अब जो मध्य एशिया और या पश्चिम एशिया से जो घोड़े का व्यापार होता था वो बंजारों के थ्रू ही होता था। जो घोड़े के व्यापारी थे कई हजारों किलोमीटर तक चलते थे। एक और चीज जब हम यहां कह रहे हैं कि जाति पर आधारित बसे हुए समाजों के साथ या ज्यादा
ये तो खैर भारत के संदर्भ में हो गया। अगर ये कहें कि कृषि पर आधारित समाजों के साथ, कृषि पर आधारित कहें, या आप कहें कि किसी जगह पर रहने वाला समाज, जो एक जगह, जैसे कि इस चैप्टर के नाम में कहा गया है कि एक जगह पर टिक कर रहने वाला समाज या स्थायी समाज, तो ये कहना ज्यादा उचित होगा कि स्थायी समाज या कृषि पर आधारित समाज के साथ इनके जो संबंध थे वो जटिल थे। और जब हम कहते हैं कि कृषि पर आधारित समाज या जाति पर आधारित समाज, देखिए इसका मतलब क्या है। चाहे नगरीकरण हो, चाहे राज्य निर्माण हो, अब चाहे राज्य ने कई प्रकार के नगरों को प्रोत्साहन दिया होगा जो हम पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं, ठीक है, चाहे व्यापार हो या चाहे शिल्प हो, विविध प्रकार के शिल्प हो जिनकी हमने बात की, समाज की कितने प्रतिशत आबादी इसमें जुड़ी हो सकती है, कितने प्रतिशत आबादी नगरों में रह सकती है, कितने प्रतिशत आबादी व्यापार में भाग ले सकती है, शिल्प में भाग ले सकती है, या चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है। अगर आधुनिक भारत में भी 31% के आसपास शहरी आबादी है, तो मध्यकाल में बहुत से बहुत 10%, चलिए ये वक्त के साथ बदलता रहेगा तो हम एक एवरेज ले लेते हैं 10 से 20%। इसका मतलब है इस 10-20% आबादी को टिकाए रखने के लिए आपको गांव चाहिए। गांव, ऐसे गांव जहां कृषि होती है, स्थायी समाज है, ठीक है, अधिशेष पैदा होता है। उस अधिशेष पे क्या होगा, राज्य कर लगाएगा और जो सारी प्रक्रियाएं हैं, शिल्पकारों को कृषि से मुक्ति मिलेगी तो विशेषज्ञ बन पाएंगे कृषि शिल्प के, व्यापारी जो हैं वस्तुओं का व्यापार करेंगे, कई लोग नगरों में रहेंगे। तो एक सभ्यता में भले नगरीकरण हो चुका हो, फिर भी इसे कहना तो एक स्थायी समाज ही चाहिए, एक कृषक समाज ही चाहिए, क्योंकि अभी भी 20% लोगों को 80% लोग टिकाए हुए हैं, 80% लोग अभी भी खेती कर रहे हैं, ठीक है, वहीं अधिशेष पैदा कर रहे हैं, छोटी मोटी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं जिनका व्यापार होता है, जिन पे कर लगाया जाता है। तो जब ये कहें कि स्थायी समाज, तो उसको आप मात्र गांव के तौर पर मत देखिए, उसमें राज्य भी आएगा, राज्य की राजधानियां भी आएंगी, ठीक। जैसे कि अब मंगोल अपने क्षेत्रों से बाहर निकले, एक जनजातीय समाज, एक कबायली समाज अपने कोर क्षेत्र से बाहर निकला और उसने राज्यों पर आक्रमण शुरू किया, जो बहुत केंद्रीकृत राज्य थे, जिनमें नगर थे, जिनमें शिल्प कलाएं, जिनमें व्यापार, जिनमें जो साहित्य है पूरा, जिनका स्थापत्य कला है बहुत एडवांस था, परिष्कृत था, लेकिन अंततः वो भी कृषक समाज ही थे, ठीक है। तो इसको भी आप एक कृषक समाज और एक जनजातीय समाज के संघर्ष के तौर पे देखेंगे। हम जब किसी समाज को कृषक या स्थायी समाज कहते हैं तो आप सिर्फ गांवों को मत सोचिए, आप नगरों को भी सोचिए, एक केंद्रीकृत प्रशासन को भी सोचिए, ठीक है, क्योंकि 80% लोग तो अभी भी खेती ही कर रहे हैं गांव में। जनजातीय लोगों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए स्रोत, देखिए समकालीन इतिहासकार और यात्री जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं, ठीक है, बहुत कम जानकारी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका मुख्य मकसद नहीं है। यहां वहां आपको मतलब उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कि हम बंजारों की बात करेंगे तो देखेंगे कैसे अलाउद्दीन खलजी ने थोड़ा वर्णन किया है उनका, थोड़ा बहुत जहांगीर ने किया है, थोड़ा बहुत कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने अपने यात्रा, इतिहासकार तो नहीं, कुछ अंग्रेज व्यापारी थे, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में उनका वर्णन किया है। जैसे कहीं कहीं उनके बारे में जानने मिल जाता है, जैसे कि इब्न बतूता हैं, वो बताते हैं कि एक बार वो भी एक ऐसे कबीले, खाना बदोश कबीले के साथ यात्रा कर रहे थे, तो उन पे आक्रमण हुआ था, काफी भीषण आक्रमण था, कई लोगों की जानें गईं, वो स्वयं काफी घायल हुए थे। तो ऐसे इक्का दुक्का कहीं उनका वर्णन मिल जाता है, कहीं कोई चित्र बनाया हो, ठीक है, कोई किताब में, जो हम कहते हैं कि चित्रित किताबें होती हैं, कि चित्र भी होता है और लिखावट भी होती है, तो वहां कोई चित्र बनाया हो उनको, तो ऐसे जो है इनडायरेक्ट वर्णन मिलता है। और उसका नुकसान क्या है भाई, आप अपने बारे में खुद नहीं लिखेंगे, कोई और लिखेगा, तो वो तो अपने परसेप्शन के हिसाब से लिखेगा। एक शब्द है बारबेरियन इंग्लिश में, जिसका जो हिंदी शब्द मतलब होता है आदम, बर्बर, ऐसा एक अनसिविलाइज्ड, असभ्य व्यक्ति। इस शब्द की जो उत्पत्ति है ये बड़ी रोचक है। दरअसल जो रोमन साम्राज्य था उसके इतिहासकार
जो रोमन साम्राज्य की सीमाओं के पास रहने वाले जनजातियां थी। यूरोप में उस समय जो जो गॉथ्स, विजिगॉथ्स थे और ऐसे कई जनजातीय समाज थे जो रोम की सीमाओं के पास रहते थे, और उनका जो है उन्होंने रोमन सभ्यता को इतना नहीं स्वीकार किया था। तो वो जो है उन्हें बारबेरियन कहते थे, कि मतलब जो इनके तौर तरीके हैं, इनका धर्म है, इनके रीति रिवाज हैं, इनकी भाषाएं हैं, उनको थोड़ा वो कम करके आंकते थे, बार बार बारबेरियन कहना। तो ये जो अपमानजनक शब्द है, धीरे 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 इसका मतलब ही बदल गया। इसकी शुरुआत हुई गैर रोमन समाजों और जनजातियों को का वर्णन करने के लिए, ठीक है, लेकिन एक अपमानजनक तरीके से। बदलते बदलते इस शब्द का यह मतलब हो गया कि जो है असभ्य लोग। बारबेरियन का आज का मतलब है एक बर्बर, असभ्य व्यक्ति। तो ऐसे ही जब आप खुद के बारे में नहीं लिखेंगे, कोई और आपके बारे में लिखेगा, तो आपके बारे में जो जानकारी है वो थोड़ी गलत तरीके से आएगी, या तो अधूरी जानकारी होगी। अब जो हमने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा था आजीवक सेक्ट के बारे में, या और कई जो ऐसे विधर्मी संप्रदाय थे जो आपको जिनके बारे में हम जो कई सारे ऐसे विद्वान थे, चारवाक हो गए, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में कैसे पता चला? ऐसे व्यक्तियों के बारे में बुद्ध और जैन धर्म के जो साहित्य हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें लिखा गया है और काफी तीखी आलोचना की गई है उनकी। तो उनके बारे में जो भी जानकारी है, अगर अगर आपके बारे में हमारे पास जो भी जानकारी हो वो आपके प्रतिद्वंदी के द्वारा दी गई हो, तो क्या वो जानकारी सही होगी या पूरी होगी? तो एक दिक्कत ये है जनजातियों के बारे में पढ़ने को लेके कि उनके बारे में जानकारी है वो कम है, अधूरी है और शायद कुछ हद तक गलत भी हो, ठीक है। तो कुछ अपवादों के अलावा आदिवासी लोग अपना लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वो अपवाद ये है कि जब वो राज्य बन जाएंगे तब वो रखेंगे, अदरवाइज रखने का कोई कारण तो नहीं है। लेकिन उन्होंने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं को संरक्षित रखा, जो प्रत्येक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को बतलाती थी। आधुनिक इतिहासकारों ने जनजातियों के इतिहास को लिखने के लिए ऐसी मौखिक परंपराओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जैसे कि उनके गीत हो गए। अब वो जो गीत हैं, वो कोई उनका पर्व हो गया, कोई त्योहार हो गया, तब वो गाएंगे उसे, और उन गीतों में से कई बार जो है आपकी जो इतिहास, आपकी जो मेमोरी है, जो आपकी इतिहास को लेकर याददाश्त है, वो झलकती है। आपको याद हो तो हमने प्राचीन भारत में बात की थी, संगम साहित्य में तिनई का एक कॉन्सेप्ट है कि आप कविताओं के जरिए, कविताओं में जो भौगोलिक वर्णन किया गया है, मतलब कविताओं का वर्णन का मकसद तो होता है भावनाओं को बताना, लेकिन उसमें कई बार भावनाओं को भौगोलिक तरीके से बताया जाता है। तो उससे पता करने की कोशिश की जाती है कि ये किस क्षेत्र में लिखा गया था, क्या ये रेगिस्तान क्षेत्र में लिखा गया था, क्या तटीय क्षेत्र में लिखा गया था, क्या जंगलों में लिखा गया था। तो वैसे ही कई इनके गीत होते हैं, कई रीति रिवाज होते हैं जहां मतलब पता चलता है। कई कहानियां, किस्से कहानियां होती हैं। अब कहानियों में के साथ दिक्कत यह है कि उसमें इतिहास कहाँ खत्म होता है और दंत कथा कहाँ शुरू होती है, ये पकड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन अब यही आपके पास स्रोत हैं, तो इनका अब इतिहासकार जो है ये सीरियस होकर प्रयोग करने लगे हैं। उसके अलावा जो मानव शास्त्रीय अध्ययन है, एंथ्रोपोलॉजी जिसे कहते हैं, वो क्या करते हैं कि जो आधुनिक समय में जनजातियां हैं जो काफी दुर्गम क्षेत्रों में रहती हैं, अब तो जनजातियां वहीं बची हैं कि जो काफी ज्यादा दुर्गम क्षेत्रों में रहती हूँ। अब मैदानों में रहने वाली जातियां तो जनजातियां शायद ही कम होंगी, काफी कम होंगी। तो उनके समाज का अध्ययन करते हैं, और चूंकि मोर और लेस आर्थिक तौर पे अगर देखा जाए तो वो समाज भी उतने ज्यादा कृषि पर आधारित नहीं है, उतने स्थायी नहीं है। तो कुछ समानताओं के आधार पर बाकी उनके लक्षणों को अध्ययन करके मान लिया जाता है कि ये जो लक्षण निकल के आए हैं इस समाज के, वो मध्यकाल के या प्राचीन काल के जनजातियों के भी ये लक्षण रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्रोत हैं उनको पढ़ने के। हम मुख्य जनजातियों को एक मैप दिया गया है, यहां देख लेते हैं। कुछ नाम तो आपको आज भी समझ आएंगे। खासी हो गए, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं यहाँ, संथाल, मुंडा, ओरांव, ये जो हैं उपनिवेशवाद के समय में इन्होंने कई विद्रोह किए कंपनी सरकार के अगेंस्ट। ये भील हैं, इन्होंने भी कुछ विद्रोह किए थे 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के शुरू में। और भी कई जातियां यहाँ जनजातियां दी हुई हैं, जैसे कि खोखर हैं, गखर हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे। बलूच हैं, काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। और बलूचों के आगे नहीं दिया हुआ है, आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि
मुगलों को लगातार उत्तर पश्चिम के जनजातियों से काफी दिक्कत आती थी, जो हम अफगान रिवोल्ट कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि यूसुफजाई, अफरीदी, रोशनिया, ऐसे कई जनजातियां थीं उत्तर पश्चिम के पास दर्रों के आसपास रहने वाली, जो लगातार मुसीबतें खड़ी करती थी साम्राज्य के लिए। कारण यही था कि वो आजाद रहना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर वो लगातार कर दें या लगातार सेवाएं करें साम्राज्य की, तो बार बार मौका मिलने पर विद्रोह कर देते थे। और मुगल साम्राज्य की दिक्कत ये थी कि अगर उन पे नियंत्रण नहीं रखा तो काबुल कांधार से जो संपर्क है वो टूट जाएगा। तो ऐसे भी कई समुदाय थे जिनके साथ उत्तर पश्चिम में, और भी कुछ यहाँ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, और कौन सी थी उनका भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। ये इतनी प्रभावशाली थी कि माना यह जाता है कि हो सकता है कि जो आपके मोहम्मद गजनी हैं, ठीक है, सॉरी गजनी नहीं, मोहम्मद गौरी हैं, उनकी हत्या भी माना हो सकता है कि इन्होंने की हो। हालांकि इसको लेकर थोड़ा वाद विवाद है कि किसने उनकी हत्या की थी। कुछ कहते हैं कि किसी कोई अहमदिया पंथ का कोई व्यक्ति था। तो ये काफ़ी ताकतवर थे। ये जो अभी के जो अपर सिंध क्षेत्र है, सॉल्ट रेंज जो कहते हैं जिस क्षेत्र को, पोटवार प्लाटू सॉल्ट रेंज का जो क्षेत्र है, वहाँ ये काफ़ी मतलब बड़ी मात्रा में इनकी आबादी इनकी काफ़ी ज़्यादा थी। कोई भी अगर सल्तनत होती थी जो मतलब अफगानिस्तान से उत्तर भारत के संपर्क को बनाए रखना चाहती थी, उनके लिए लगातार दिक्कतें पैदा करते थे। ठीक है, तो अब फिर धीरे धीरे क्या है कि ये भी कृषक समाज में बदल गए। उनके बाद जो है वो गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ठीक है, मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। आपको नाम रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सी जातियां कहां से थी। ओके, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। जब अंग्रेजों ने सिंध विजय की तब तक ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर बलोच जो ट्राइब्स थे वो ऐसे ही रहते थे। पश्चिम हिमालय में गड्डी गरड़ियों की जनजाति रहती थी। ठीक है, अब जो गरड़ियों की जनजाति है वो कई बार क्या करती है, सीजनल माइग्रेशन करती है कि जब गर्मी हुई तो पहाड़ी ऊपरी क्षेत्रों में रहेंगे, लेकिन जब सर्दी का मौसम आया तो क्या है कि नीचे के क्षेत्रों में जो पास वगैरह होते हैं, दर्रे, उन क्षेत्रों में चले जाएंगे ताकि वहां पे चारागाह अवेलेबल हो उनके पशुओं के लिए। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। नागा तो खैर अभी आप जानते हैं, नागाओं के नाम से एक राज्य है नागालैंड। ठीक है, और नागा जनजातियों का एक काफी परिष्कृत इतिहास रहा है। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाही मीन्स छोटे मोटे मुखियाओं का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। अब देखिए, अब चूंकि छोटी मोटी मुखियाशाही है, इन पर आक्रमण करने का आमतौर पर एक कारण ये होता है कि राज्य चाहता है कि उसके जो प्रमुख केंद्र हैं, जैसे कि मुगल सल्तनत के लिए बंगाल जो है, बंगाल उन्होंने 1573 में जीत लिया था, उनके लिए एक प्रमुख केंद्र था व्यापार के कारण, उसकी उपजाऊ भूमियों के कारण इत्यादि। वो चाहते थे कि बंगाल या ऐसे क्षेत्रों से जो है संपर्क लगातार बना रहे, ऐसी कोई बीच में कुछ ऐसी गतिविधि ना हो उस रास्ते में कि जो हमारे उस नियंत्रण पे खतरा डाले। तो अगर कोई जनजाति है या कोई छोटे मोटे मुखिया हैं जो इसके लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं या मनसबदारी का भाग नहीं बनना चाहते हैं, बार बार विद्रोह कर रहे हैं, तो उन पे भी हमला होता है इन कारणों से। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया, फिर भी इन्हें हमला किया। देखिए, परिवर्तन तो हो रहा है कि अभी किले बना रहे हैं।
हालांकि इन किलों को आप फतेहपुर सीकरी या शाहजहानाबाद जैसे किलों से तुलना मत कीजिए। ये किले ज़्यादातर जंगल के इलाकों में लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके दुर्गम पहाड़ियों पे बनाए जाते हैं। तो मतलब ये किले अपने स्थानीय स्तर पे जो संसाधन अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे बनाएंगे। इनको आप जो साम्राज्यों के बड़े बड़े किले होते हैं उनसे तुलना मत कीजिए। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जातियों में मुंडा और संथाल भी थे। अब आपको याद होगा मुंडा और गुलन या संथाल विद्रोह 19वीं सदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। जो ट्राइबल या जनजातीय विद्रोह हुए हैं उपनिवेश ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ, उसमें ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कारण क्या है? वही कि एक जो कृषक समाज है वो जनजातीय समाज के ऊपर अपनी जीवन शैली थोप रहा है। ये प्रक्रिया लगातार चली आ रही है प्राचीन काल से, लेकिन अंग्रेजों के समय में, उपनिवेशवाद काल के काल में ये एक बहुत इंटेंस रूप ले चुकी थी। क्योंकि अंग्रेजों के साथ क्या था कि उनको एक ही प्रकार का समाज समझ में आता था, कृषक समाज, कि भाई जो लोग नगरों में रह रहे हैं वो नगरों में रहें, काम करें, जो गांव में रह रहे हैं एक जगह टिक के रहें, खेती करें, कर चुकाएं, न्याय व्यवस्था को में दिक्कत ना खड़ी करें, एक अच्छे नागरिक बन के रहें। तो उन्हें ये घुमंतू लोग खाना बदोश से जनजाति समझ में नहीं आते थे। उन्हें लगता था कि जनजातियां जंगलों को बर्बाद कर देंगी और जंगल हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट साधन हैं, हमें रेल की पटरियों के लिए लकड़ी चाहिए या हमें इमारतें बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, 10 तरह के काम के लिए लकड़ी चाहिए। तो वो समाज को जो देखने का उनका जो पश्चिमी तरीका है वो भारत से बहुत अलग था। पहले जो मध्यकाल तक में अगर कोई संघर्ष होता भी था जनजातियों का कृषक समाज से, तो एक सीमित स्तर पर होता था, सीमित कारणों के कारण होता था। लेकिन उपनिवेशवाद के काल में जो है ये जो संघर्ष था इतना प्रचंड हो गया था, खास करके नई तकनीकियों के कारण, कि अब भाई आप जो ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि वो मलेरिया की दवाई आ गई है, इस तरह की चीजें कि आप जंगलों में जाकर रह सकते हैं। उनकी सोच थी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेके, ठीक है, उनको एक ही बात समझ आती थी कि ज्यादा से ज्यादा जंगल काटो, खेती करवाओ, जंगलों का इस्तेमाल करो, लकड़ियों का इस्तेमाल करो अपने शहर के या उद्योगों के निर्माण में, या लकड़ी को या फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे। तो ये जो संघर्ष है वो चलता आ रहा था, लेकिन उपनिवेशवाद के काल में ये बहुत इंटेंस हो गया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखें तो आज भी वो चल रहा है संघर्ष, क्योंकि 2006 से जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया हुआ है, लेकिन अभी भी जो इतने सारे क्लेम हैं, ठीक है, चाहे वो व्यक्तिगत अधिकार के लिए जंगल की जमीन पे व्यक्तिगत अधिकार के लिए हो या सामुदायिक अधिकार के लिए हो, वो अभी भी प्रोसेस खत्म नहीं हो पाई है। लगभग 15 साल हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अन्य स्टेक होल्डर हैं, चाहे फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी हो या चाहे आस पड़ोस का कृषक समाज हो, चाहे बिल्डर ग्रुप हो, कोई भी हो, उनके बीच में संघर्ष तो चल ही रहा है आज भी। उसके अलावा कुछ और उदाहरण दिए हैं, जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियां। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, और कुछ दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां भी थी। एक उदाहरण है भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर, यहां तक कि जमींदार तक बन चुके थे, ठीक है। अब देखिए यहां इनमें परिवर्तन आ गया है। एक जनजाति एक कृषक समाज में बदल रही है। जो अंतर है, आर्थिक अंतर है, जो सामाजिक भेदभाव है और राज्य निर्माण है, ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं, ठीक है। और ये भीलों के बीच में हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। ये गोंड जनजाति का जो है हम एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे आगे चल के, ठीक है। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? वे अपने जानवरों के साथ लंबी दूरी तय करते, स्वाभाविक है। अनाज, कपड़ा, बर्तन, ऊन, घी इत्यादि उत्पादों का खेतीहर समाजों के साथ आदान प्रदान करते। अब अगर ये पशु चराने वाले या पशुपालन करने वाले जनजातियां खाना बदोश हैं, तो इनके पास जो ऊन, घी है ज्यादा मात्रा में होगा, लेकिन अनाज नहीं होगा। अनाज जो है इन्हें चाहिए, कृषक समाज से चाहिए। कपड़ा, अब ये निर्भर करता है किस प्रकार के कपड़े की बात कर रहे हैं। अगर आप सूती वस्त्र की बात कर रहे हैं या कपास के या ऊनी वस्त्र की बात कर रहे हैं,
या आप जो कॉटन के कपड़े की बात कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि जो हो सकता है ऊनी वस्त्र है जनजाति के पास ज़्यादा हो क्योंकि उनके पास कहीं भेड़ बकरी होंगी, या लेकिन वो अगर वो रेशमी वस्त्रों की बात कर रहे हैं जो महंगे होते हैं तो उन्हें, लेकिन रेशमी ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, उन्हीं में हो सकता है कि उनके मुखिया हों वो खरीद पाएं। तो ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं। पॉइंट ये है कि वो कृषक समाजों से व्यापार करते थे, चाहे नगर हो या गांव हो, उनके पास कुछ चीज़ें थी जो कृषक समाज को चाहिए था, एंड वाइसे वर्सा उन्हें कुछ चीज़ चाहिए थी जो कृषक समाज के पास थी। ठीक है, आदान प्रदान तो नहीं, यहां मेरे ख्याल से व्यापार ज्यादा बढ़िया शब्द होगा। ठीक है, कई बार ये दूर देश से आपको कोई फल हुए, जैसे खजूर हुआ या ऐसा कोई फल हुआ, वो लेके आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण घोड़े, हमने पिछले लेक्चर में ही बात की थी कि जैसे भारत आज के समय में ऑयल के लिए डिपेंडेंट है, ऑयल के लिए आयात पर निर्भर है, वैसे ही उस समय में घोड़ों के लिए निर्भर था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है प्राकृतिक चारागाह उतनी मात्रा में नहीं है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो क्या है कि हम घोड़े जो हैं बाहर से ही लाने होते हैं। अब दक्षिण भारत के केस में पुर्तगाली लाया करते थे, उनकी मोनोपोली थी, एकाधिकार था। उत्तर भारत के केस में जो है आप काबुल कांधार के रास्ते कबीले जो आ रहे हैं बोलन पास या खैबर पास या गोमल पास के रास्तों से, वो जो लेके आएंगे उसको। तो बंजारे सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश व्यापारी थे, खानाबदोश कम व्यापारी। ठीक है, खानाबदोश तो थे ही और व्यापारी भी थे, और उनके कारवां को टांडा कहा जाता था। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि टांडा शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, जैसे कि हुंडी पूछ लिया इस बार, कुल्ली वपा, द्रोण वपा, इस तरह की चीजें पूछ ली, वैसे टांडा शब्द का मतलब भी पूछ सकते हैं। अब हमने बात की थी उन्हें पढ़ने के स्रोत, तो यही ऐसे हमको कहीं कहीं उनका वर्णन मिल जाता है। जैसे कि अलाउद्दीन खलजी ने शहर के बाजारों तक अनाज पहुंचाने के लिए बंजारों का इस्तेमाल किया। जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है, जहांगीर ने खुद लिखा था कि बंजारे विभिन्न क्षेत्रों में बैलगाड़ियों पर अनाज ढोकर लाते थे, विभिन्न क्षेत्रों से बैलगाड़ियों पर अनाज ढोकर लाते थे और शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई करते थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है, सेना को खाद्यान्न की आपूर्ति करना। एक एक कहावत है कि जो सेना है वो अपने पैरों पर नहीं अपने पेट पर कूच करती है। मतलब खाद्यान्न बहुत जरूरी है, खाने पीने की चीजें सेना को मोटिवेटेड रखने के लिए, उनको यहां से वहां ले जाने के लिए, तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं, तो आप मान लीजिए कि ये समाज के कितने महत्वपूर्ण अंग हुए। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। ऐसे ही एक अंग्रेज व्यापारी हैं पीटर मुंडी, इन्होंने अपने यात्रा वृतांत में 16वीं सदी में ऐसे ही एक बंजारों के एक उनके जो कारवां था उसका वर्णन किया है कि कैसे इसमें इतने लोग हैं, इतने बैलगाड़ियां हैं, इतने ऊंट हैं। ठीक है, उनके पास जैसे कि पता है कि पूरा परिवार साथ में चलता है, परिवार में सिर्फ पुरुषों के पास ही नहीं स्त्रियों के पास भी हथियार हैं। क्यों? ताकि वो अपने जान माल की रक्षा कर सकें। अगर उन पे किसी डकैत का हमला होता है या किसी बड़े जमींदार का हमला होता है जो उनसे उनकी चीज तो लेना चाहता है लेकिन उन्हें पैसे नहीं देना चाहता या बदले में कुछ देना नहीं चाहता, तो ऐसी चीजों का वर्णन होता है उसमें। ठीक है, फिर कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि कई पशुपालक जनजातियां मवेशियों और घोड़ों का व्यापार करती। अब जैसे कि हमने यहां देखा इनका उदाहरण कि पश्चिमी हिमालय में गड्डी गरड़िए रहते थे, स्वाभाविक है ये मवेशियों का व्यापार करेंगे। विभिन्न जातियों के छोटे मोटे फेरी वाले भी गांव गांव जाकर रस्सियों, नरकटों, पुआल की चटाई और मोटे बोरों जैसे उत्पाद बेचते थे। अभी आज के समय में भी आप देखते होंगे कि कई लोग चूड़ी बेचने आते हैं साइकिल पे, कई लोग होते हैं जो आइसक्रीम बेचते हैं आपको, मतलब बदले में अनाज लेते हैं गांव वगैरह में। तो ऐसे ही है कि छोटे मोटे व्यापारी ये और ज़्यादातर ये जातियां ही होती हैं। कभी कभी घुमंतु भिक्षु भी अमुक चीज़ों का व्यापार करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी दुर्गम क्षेत्र में गए और वहां से कोई पौधा या कोई औषधि ले आए, ठीक है, तो उनका क्या वो व्यापार करेंगे। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो मतलब जिनका औषधि के तौर पे इस्तेमाल होता है।
जैसे कि आपको खाना पचाने के लिए हो गया, या अन्य जो आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए हो गया। ऐसी कई चीज़ें हैं जो मतलब नुस्खे के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनका भी वो अगर कहीं से लेके आए हैं तो उसको वो बेचेंगे। मनोरंजक जातियां भी अपनी आजीविका के लिए विभिन्न कस्बों और गांवों में प्रदर्शन करती थीं। ठीक है, अब ये कभी जनजाति रही होगी तो कभी जाति बन जाएगी। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। स्वाभाविक है, हमारे यहाँ नए नए हुनर वालों की आधुनिक समय में देखिए नए नए हुनरों की हमेशा जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो गए, सोलर पैनल ठीक करने वाले हो गए, ओला उबर चलाने के लिए लोग हो गए, अमेजोन पे डिलीवरी देने के लिए लोग हो गए। अगर कोई नई वस्तु आ गई है तो उसका उत्पादन करने के लिए आपको हुनर चाहिए। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज बड़ा होता जाता है, नए नए प्रकार के जो हैं नौकरियां या नए प्रकार के कुशल जो है अपने आप आते रहते हैं, और वो नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। हुआ ये कि इस बीच में जो ब्राह्मण जो हैं वो मध्य देश से देश भर में फैले, खास करके ऐसे क्षेत्र जहां नए नए राज्यों का निर्माण हो रहा था। अभी हम आगे गोंडों का उदाहरण देखेंगे कि जो नए राज्य उभर कर आ रहे होते हैं वो कई बार ब्राह्मणों से उनका एक प्रकार से एक रिश्ता डेवलप होता है कि वो ब्राह्मण समुदाय का संरक्षण करते हैं, और बदले में ब्राह्मण समुदाय जो है उन्हें राज्य निर्माण में जो सहायता चाहिए होती है, जो उनको वैधता चाहिए होती है, जो उनको धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, ऐसे कई कार्य होते हैं जो राजनीतिक, जो आज के समय में हो सकता है कि हमें मतलब फालतू लगे, लेकिन एक पूर्व मध्य काल में या प्राचीन काल में राज्य निर्माण के लिए बहुत जरूरी थे। तो ऐसे कई कार्य में जो है ब्राह्मण सहायता करते हैं उनकी। तो ब्राह्मणों का कई जो वो हुआ, माइग्रेशन हुआ। मध्य देश जो आप बोलेंगे नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र है, वहां से सीमांत क्षेत्रों में उनका, जहां खास करके वैसे क्षेत्र जहां नए नए राज्यों का निर्माण हो रहा था, वहां वो गए। तो चूंकि इतना अब विस्तृत हो गए हैं कि तो जिस क्षेत्र में वो गए उस क्षेत्र के आधार पे वो भी एक क्षेत्रीय जाति में बदल गए। ठीक है, जैसे कि पंच गौड़ या पंच द्रविड़ कहा जाता है, ऐसी पांच पांच टोटल 10 जातियां हो गई। कारण यही है कि उनका एक 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 कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन हुआ अलग अलग क्षेत्रों की दिशाओं में। तो जिस क्षेत्र में जाके वो बसे उसके आधार पर उनमें जातियां बनी। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। एक तरफ नई गतिविधियां हो रही हैं, वो जो नई गतिविधियां जो कर रहे हैं या नए हुनर विकसित हो रहे हैं, वो हुनर जिनके हैं वो जाति बदल रहे हैं। दूसरी तरफ जो जनजातियां हैं और समाज हैं जो बाहर हैं, ठीक है, स्थायी समाज या कृषि जाति आधारित समाज के, वो भी जाति विभाजित समाज में शामिल किए जा रहे हैं, और उनको जातियों का दर्जा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है उनका हुनर भी है, अब वो महत्वपूर्ण हो चला है, या वो भी हैं जो कृषक समाज के भाग बन चुके हैं, वो अब ये यहाँ से वहां घूमना नहीं चाहते, एक जगह टिक के रह रहे हैं। तो उनकी जो हुनर है, जो उनका व्यवसाय है, उसके आधार पे उन्हें एक जाति दे दी जाएगी। और जो सोशल, जो सामाजिक जो डिफरेंस हायरार्की है, ठीक है, उसमें उनको कोई एक जगह दे देंगे। अगर उनके व्यवसाय का बहुत महत्व है, जो राजनीतिक महत्व हो गया, आर्थिक महत्व हो गया, या राजनीति या धार्मिक महत्व हो गया, तो उन्हें जो है थोड़ा स्तर होगा, उनका सामाजिक स्तर होगा थोड़ा ऊपर होगा। अदरवाइज जो है वो मध्य क्रम में या नीचे क्रम में आ जाएंगे। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। अब मान लीजिए कोई सुनार है और अब आप व्यवसाय के आधार पर आप एक जाति में बदल चुके हैं, तो सुनार को क्या लगता है इस जाति व्यवस्था में क्या मध्य क्रम में कहीं जगह मिलेगी, या ऊपर की तरफ जगह मिलेगी, या नीचे की तरफ जगह मिलेगी? तो ये जो है, अगर आपकी किसी गतिविधि के कारण, खास करके आर्थिक या राजनीतिक, अगर आप राजनीतिक कारणों से जाति व्यवस्था में जुड़े हैं तो स्वाभाविक है आप ऊपर ही होंगे। भाई अगर आप राज कर रहे हैं तो आप तो सबसे टॉप में रखे जाएंगे। तो यही कारण है कि आप कोई फिर है कि वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। कारण इसका यह है कि अब चतुर्वर्ण सिस्टम का कोई मतलब ज्यादा फायदा है नहीं। एक वो फ्रेमवर्क की तरह, एक ढांचे की तरह तो काम करेगा, लेकिन अब इतनी जातियां हैं कि अब आपको जाति जो है वो एक आधार है समाज को, एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है उसको देखने का, कि समाज के संगठन का आधार है, अब वर्ण नहीं। क्योंकि अब जातियों की संख्या बहुत हो गई है। पहले 4 वर्ण थे, अब हर वर्ण में किसी भी क्षेत्र में सैकड़ों जातियां हैं।
अगर आप अभी जो लेटेस्ट जनगणना के फिगर हैं उनको देखेंगे तो भारत में हजारों जातियां हैं। अगर कोई एक व्यक्ति कोई जाति का है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या मतलब है, कि अगर बताएगा कि आपकी वो किस जाति से है। तो अगर किसी वो सुदूर क्षेत्र में जाता है तो अगला इंसान नहीं समझ पाएगा कि ये क्या मतलब, इसका जो सामाजिक क्रम है इसमें इसको कहाँ से है ये। तो ये जो है कि अब जातियों चूंकि इतने परिवर्तन हो चुके हैं, लगातार जनजातियों का, लगातार जंगलों में रहने वालों का, लगातार विदेशों से जो सामाजिक समूह आ रहे हैं उनका, या कई गतिविधियों या आर्थिक ये गतिविधियों या व्यवसायों वालों का, इतने प्रकार की अब जातियां आ चुकी हैं, इतने शिल्प के आधार पर या अन्य किसी व्यवसाय के आधार पर, कि अब वर्ण जो है थोड़ा इरिलीवेंट हो गया है। जाति जो है वो सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार बन चुकी है। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच एक नए राजपूत गोत्र की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों से थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। ये जो है ना, ये इसका हम अभी उदाहरण देखेंगे गोंड साम्राज्य राज्य की जब हम बातें करेंगे तब। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ली, विशेषकर कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। देखिए, मध्यकाल में जो राजपूतों का उदय है ये एक बड़ा ही रोचक मुद्दा है। और अभी चूंकि हम 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। वैकल्पिक विषय के तौर पर जब आप इतिहास को पढ़िएगा तब आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होइएगा। अभी के लिए कुछ कुछ कारणों को ऊपर से देख लेते हैं कि भाई राजपूत समाज के उदय का एक नहीं कई कारण थे। एक तो जो प्राचीन क्षत्रिय वर्ण था, ठीक है, जो लोग राज करते आ रहे थे या राजवंशों से जुड़े हुए थे, क्षत्रिय वर्ण के थे, वो भी राजपूत समाज के भाग बने, ठीक है। दूसरा, कई विदेशी तत्व, आपको याद होगा मौर्योत्तर काल में कई विदेशी तत्व भारत आए, उनमें से कईयों ने राज किया, ठीक है। तो धर्मशास्त्रों में जो है उन्हें जो है वो दूसरी श्रेणी के क्षत्रिय के तौर पे स्वीकार किया गया था कि भाई अब राज कर रहे हैं, सच्चाई है, तो उन्हें भी कैसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो कई विदेशी तत्व भी हैं। जहां यहां बात की थी, ये जो हूणों की बात की थी, ये हूण जो है गुप्तोत्तर काल में भारत आए थे, बड़ी मात्रा में भारत आए थे। और कई गुप्त साम्राज्य के पतन में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। मौर्योत्तर काल में भी कई लोग आए थे। तो विदेशी तत्व हो गए। तीसरा जो है, जो भूमि अनुदान है, आपको याद होगा कि सैन्य अनुदान दिए जाते थे। तो जो भूमि अनुदान है उसके कारण क्या हुआ कि कई लोग जो हैं वो स्थानीय स्तर पे ताकतवर हो गए, ठीक है, कि आपको एक बहुत बड़ा भूभाग है, अनुदान में दे दिया अब, और उस क्षेत्र का जो भी आमदनी है वो आपकी है, आप कर वसूल सकते हैं। कोई बाहर का, जो आपको जिस राजा ने अनुदान दिया है उसका प्रशासन इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। धीरे धीरे आप ही के परिवार के अन्य लोगों को आसपास भूमि अनुदान दिया जा रहा है। आपको जो क्षेत्र दिया गया था आप और क्षेत्र खरीद रहे हैं। तो क्या है कि भूमि अनुदान के कारण कई लोग स्थानीय स्तर पर इतने अमीर हो चुके थे कि अब वो राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्थानीय स्तर पर ही सही राज करने लगे, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो या थोड़ा उससे उठकर हो, जैसे ही आप आए थे आप भूमि अनुदान के रास्ते, बट जैसे ही आप राज करने लगे तो आप जो है वो राजपूत वर्ग में आ गए। चौथा, कई ऐसी जनजातियां थी, उनका भी हम गोंड समाज के केस में उदाहरण देखेंगे। जनजातियों से निकल कर आए कि भाई एक जनजातीय समाज का में जब राज्य निर्माण होने लगा, जनजातीय समाज से जब राज्य निर्माण होने लगा तो यहां जो शासक वर्ग था उसने भी अपने आप को राजपूत करार देना शुरू किया। कि शुरू में तो क्या है कि मुखिया है, सरदार है, ठीक है, सभी सामाजिक और आर्थिक समानता है, पर जैसे जैसे सामाजिक असमानता बढ़ी, आर्थिक असमानता बढ़ी, जो शासक वर्ग है और ताकतवर हुआ, तो उसने कहा कि अब मैं अपना
जो है अपने आप को राजपूत में गिनूंगा, अपना नाम परिवर्तन करूंगा, नए अनुष्ठान करूंगा, नए प्रकार के पोशाक पहनूंगा, ब्राह्मणों को अनुदान दूंगा, मंदिरों को अनुदान दूंगा, ठीक है। अन्य राजपूत परिवारों में विवाह होगा। जो आपको याद हो ब्रह्मक्षत्र की अवधारणा थी कि भाई आप हैं ब्राह्मण लेकिन अब आप महत्वाकांक्षी हैं, आप राज करना चाहते हैं, तो आपने एक एक मिथक गढ़ लिया कि हमारे वंश में है जो है ब्रह्मक्षत्र है, कि मतलब दोनों का खून है, राजपूत ये क्षत्रिय वर्ण का भी ब्राह्मण वर्ण का भी। तो ऐसे जो है अलग अलग कंपोनेंट हैं और इन सब ने जुड़ के जो है मतलब इनका जो एक कंबाइंड इफेक्ट है राजपूत समाज के उदय में। अभी के लिए जो है हम इतना ही डिस्कस करते हैं। और भी कुछ फैक्टर्स हैं या इन्हीं फैक्टर्स में कुछ डिटेल में जा सकते हैं, जैसे कि भूमि अनुदान वाला पॉइंट मैं जानता हूं क्लियर नहीं हुआ होगा, बट अभी टाइम की भी एक लिमिटेशन होती है कि अभी हम इसको इतना ही देख सकते हैं। आप जब इस वैकल्पिक विषय के तौर पे पढ़ते हैं तो इसको आप ज्यादा डिटेल में देख पाएंगे। ठीक है। और लिखा है कि विशेषकर कृषि वाले क्षेत्रों में, ठीक है, कि इन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली विशेषकर कृषि वाले क्षेत्र में। अगर आपको भूमि अनुदान देके किसी क्षेत्र में बसाया गया है ऊपर से और वहां जनजातियां रह रही हैं या ऐसे लोग रह रहे हैं कि जो कृषि कर तो रहे हैं लेकिन वो है कि आप वो उतनी उस मात्रा में अधिशेष पहले पैदा नहीं करते थे, अब आपको अनुदान दिया गया, ठीक है, आपने नई तकनीकी लाई, आपने निवेश किया, ठीक है, लगातार आपने क्या है कि धन अर्जित किया, आपने जो है पुराने शासकों की जगह अब आपके पास संसाधन बढ़े जा रहे हैं तो आप उनको हटा देंगे, अब आप राज करने लगेंगे, थोड़े बड़े क्षेत्र पे राज करेंगे और फिर आप जो है एक बार शासक वर्ग में आ गए तो आप राजपूत वर्ग में आ जाएंगे। तो ऐसे जो है छोटे मोटे अलग अलग 4-5 कंपोनेंट के थ्रू जो उद्भव हुआ है राजपूत समाज का। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बनी, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। भाई अगर कोई जनजातीय समाज है, सबसे ऊपर एक जो है वो राजा है और छोटे छोटे उनके गांव हैं और सभी गांवों में जो है जो मुखिया लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि अब वो भी राजा कहलाएगा, राजपूत गांव के मुखिया कहलाएंगे, लेकिन जो आम लोग हैं वो नहीं कहलाएंगे। उनको उनके व्यवसाय के आधार पे जाति व्यवस्था में मध्यम क्रम में या कहीं निचले क्रम में शामिल कर लिया जाएगा। और ये प्रक्रिया ऐसी नहीं, इतनी सरल जो सुनने में लगती है उतनी होती नहीं है, ये कई सौ सालों में होती है। ये जो सामाजिक परिवर्तन है, अगर सामाजिक परिवर्तन बहुत तेज होंगे तो निश्चित तौर पर वो हिंसक होंगे, ठीक है, लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन जो है धीरे धीरे हुए हैं कई सालों में। ऐसा नहीं है कि कोई प्लान डॉक्यूमेंट लेके आया कि चलो ये हमारा 5 ईयर प्लान है, इस 5 ईयर टाइम में हमको जनजातीय समाज को है वो कृषक समाज में बदलना है, जाति व्यवस्था स्थापित करनी है, मंदिर बनवाने हैं, जो स्थानीय जो शासक वर्ग है उसे राजपूतों में बदलना है। नहीं, ये सब धीरे धीरे होता है, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। काफी पहले मतलब ये जनजातियां कृषक समाज में बदली उसके पहले। हमने वहां पे एक नाम देखा था, ठीक है, नाम क्या था? कमाल खान गख्खर। ये गख्खर जनजाति के मुखिया थे। तो क्या है कि ये पहले ही इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, इससे पहले कि इनका समाज कृषक समाज में बदले, ठीक है। इसलिए वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। हालांकि जैसे जैसे एक बार आप जनजाति से, आप देखिए, अगर आप जनजाति से कृषक समाज में बदलते हैं और जैसे जैसे अधिशेष पैदा होता है तो असमानता तो आएगी, राज्य निर्माण भी होगा। लेकिन चूंकि आपने बहुत पहले ही इस्लाम की तरफ आप मुड़ गए तो आपने क्या किया कि जो एक प्रणाली है जातीय व्यवस्था पर आधारित, ठीक है, उसको नहीं स्वीकारा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि समाज में असमानता नहीं है या राज्य का उदय नहीं होगा, ठीक है, राज्य का उदय होगा, सामाजिक और आर्थिक असमानता भी होगी। बस आपका जो है थोड़ा अंतर आएगा जब आप कृषक समुदाय बनते हैं तब। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। जैसे ही समाज, देखिए अभी के समय में थियोरेटिकली देखें तो कोई भी प्रशासक वर्ग में
का भाग बन सकता है। आपकी अगर शिक्षा ठीक ठाक हुई है, ठीक ठाक स्कूलों से आपने पढ़ाई की है, और अगर नहीं की है तो आपको थोड़ा और मेहनत करना होगा। लेकिन आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए तो आप स्टेट सर्विसेज में जा सकते हैं, प्रशासन है वो, सेंट्रल सर्विसेज में जा सकते हैं, प्रशासन है वो। अगर आप में वो जिगरा है कि मैं राजनीति ज्वाइन करूं, इलेक्शन लड़ूं, तो आप शासक वर्ग में जो सबसे ऊपर आता है नेता वर्ग, उसका भाग बन सकते हैं। लेकिन ये तो लोकतांत्रिक समाज की पहचान है ना, चाहे आपकी जाति जो भी हो, धर्म जो भी हो, आप प्रशासक शासक वर्ग में जुड़ सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिक आधुनिक समाज में हो रहा है। लेकिन मध्यकालीन समाज में ऐसा संभव नहीं है कि आप कोई एग्जाम में बैठें और आपको जो है कहीं एसडीएम या आईएएस बना दिया जाए। ठीक है, सूबेदार बनने की या मनसबदार बनने की एग्जाम नहीं होती थी। शासक वर्ग में वही शामिल होगा जो धनी है, जिसका परिवार राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली है किसी क्षेत्र में, उसका बोलबाला होगा उस क्षेत्र में। ठीक है, अभी जो है मान लीजिए मनसबदारी सिस्टम चलाने के लिए या अपनी जो जब्ती सिस्टम चलाने के लिए मुगल बादशाह जो थे वो आईआरएस सर्विस की एग्जाम नहीं लेते थे कि ये वो एग्जाम में बैठेंगे, जो सेलेक्ट हुए वो अब रेवेन्यू सर्विस में या डायरेक्ट टैक्स सर्विस के थ्रू जो जब्ती सिस्टम चलाया जाएगा। नहीं, उनको कहीं ना कहीं, चाहे वो मुगल अधिकारी हों या चाहे स्थानीय जमींदार हों, पहले से स्थापित परिवारों का, पहले से स्थापित समुदायों का, पहले से स्थापित जातियों का ही समर्थन लेना होता था। इसलिए कहते हैं कि जब सामाजिक परिवर्तन होता है जनजातियों में, ठीक है, कि शासक वर्ग उभर कर आता है, व्यापारी वर्ग उभर कर आता है, शिल्पकार वर्ग उभर कर आता है, कृषक वर्ग उभर कर आता है, जब ऐसे सामाजिक परिवर्तन होते हैं और एक श्रृंखला बनती है जिसके सबसे ऊपर जो है अति धनी, अति शक्तिशाली लोग होंगे, ठीक है, और सबसे नीचे अति दरिद्र, अति गरीब, एकदम दबे कुचले होंगे। ये जब ये श्रृंखला बनेगी तब जो है राज्य निर्माण संभव हो पाएगा। इसके अलावा आप सोचिए, अगर जनजातीय समाज है, सभी बराबर हैं, तो सत्ता का दावेदार तो हर कोई है ना। हर परिवार, एक छोटा सा गांव है लेकिन 10 परिवार, और वहां पे अगर 100 परिवार हैं और लगभग सभी की आर्थिक स्थिति सही है, तो राजा कौन बनेगा या स्थानीय जमींदार कौन बनेगा? सब तो एक बराबर हैं। तो उस मध्यकालीन समाज में राज्य निर्माण के लिए या सत्ता के किसी भी ढांचे के निर्माण के लिए समाज में थोड़ा परिवर्तन चाहिए होगा। एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे जातियों पर विचार विमर्श होते थे, कि वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुका में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा आपको याद होगा, दो थी, सब उर और सभा। ठीक है, उर क्या था कि गैर ब्राह्मण गांव के लिए था, के विचार विमर्श का वर्णन मिला है और इसके लिए एक अभिलेख बनाया हुआ है। क्या कर रहे थे कि विचार विमर्श कर रहे थे कि एक समुदाय है, एक दस्तकारी समुदाय है, उसे कौन सी जाति दी जाए और उसे इस जाति श्रृंखला में कहां रखा जाए। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। सामाजिक स्थिति कि भाई अगर ये जो चेन है टॉप टू बॉटम में कुल मिलाकर अगर मान लीजिए 100 जातियां हैं, तो इन्हें कहां रखा जाए, कौन सी जाति दे इन्हें। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। अब एक समुदाय है, इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है, तो आप चाहे उन्हें जो जाति दें, लेकिन या उनका जो स्तर है, जो समाज में जो उनका स्तर होगा, वो आप समझ सकते हैं कि चूंकि उनका काम इतना महत्वपूर्ण है तो उनका स्तर भी महत्वपूर्ण होगा ही। ठीक है, फिर दो उदाहरण हम देखेंगे यहां पे जनजातीय समाज के राज्य में परिवर्तन के। पहला उदाहरण है गोंड समाज का और फिर आएंगे अहोम समाज। देखिए, हमने अब तक जो चीजें डिस्कस की, ठीक है, ये वहीं पे बस उसका उदाहरण है, यहां से अब ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, बस उसको एक बार स्लाइड को रीड कर लेते हैं, उतना इनफ होगा यहां से। तो आपको याद हो, जब मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे तो ये मैप आया था कि अकबर के साम्राज्य विस्तार को लेके, तो ये गोंडवाना का क्षेत्र है, यही गोंड रहते थे। गोंड जनजाति के लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। अब अगर आप स्थानांतरीय कृषि करेंगे तो क्या इसमें अधिशेष ज्यादा हो पाएगा? अधिशेष की क्या स्थिति है?
अगर आपको याद हो भूगोल से, तो बताता है कि भाई एक तो स्थानांतरित कृषि लोकल पारिस्थितिकी के लिए भी उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, जमीन उतनी उपजाऊ नहीं रहती है, तो अधिशेष उतना नहीं बन पाएगा, ठीक है। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। देखिए, यही व्यक्ति हैं, एक विशाल जनजाति है और कई छोटे छोटे कुल हैं। हो सकता है एक गांव में रहते हो या एक छोटा क्षेत्र हो, उस पर उनका पकड़ था, उनका राजा था या राय था। स्वाभाविक है यही आगे चल के राजपूत वर्ग में शामिल होंगे। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, मतलब 14वीं सदी की बात करें तो 14वीं-15वीं सदी की, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा, ये अबुल फजल ने लिखी थी, 3 वॉल्यूम है, जिसमें आईन अकबरी तीसरा वॉल्यूम है इसका, में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। अब ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, ये एक प्रॉपर राज्य है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया हो चुकी है। जितने क्षेत्र में इनका पकड़ है वो अलग बात है। हो सकता है, हाँ, ये हो सकता है कि केंद्रीकरण इतना ना हो जितना मुगल साम्राज्य में था, लेकिन राज्य निर्माण तो हो चुका है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। मतलब क्या होता है प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्रीकरण का? मतलब केंद्र का प्रांतों पे और प्रांतों का स्थानीय सरकार पे जो पकड़ होगी, जो निचले स्तर की ऊपरी स्तर को जो जवाबदेही होगी वो ज्यादा होगी। अफसरों की अदला बदली, ठीक है, या उनका ट्रांसफर, या उनको निकाला जाना, उनका अपॉइंटमेंट, कर व्यवस्था जो है कि कितना कर जो है स्थानीय स्तर से केंद्रीय स्तर तक पहुंच रहा है, इस तरह की चीजें जो हैं केंद्रीकरण के स्तर को निर्धारित करती हैं। राज्य गढ़ों में विभाजित थे, ठीक है। सबसे ऊपर राज्य है, उसके बाद जो है आप प्रांत मान सकते हैं, गढ़ हो गए, हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था। वहीं जो राय थे, हो सकता है ये वही कुल से हों। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था, ठीक है। तो ये आप इसको जिला स्तर मान सकते हैं। और 84 का उप विभाजन बरहोतों में किया गया था। ओके, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। तो स्वाभाविक है सबसे नीचे जो है वो होगा आपको गांव। तो ये तो हो ही गया ना, आपको मुगलों में भी जो था साम्राज्य था, सूबा था, सरकार था, परगना था, और उसके नीचे आपको गांव मिल जाएगा। तो ऐसे जो है, अब ये उतने बड़े क्षेत्र पर तो नहीं था, लेकिन स्थानीय क्षेत्र पर ही था। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि इसमें जो है राज करने वाला वर्ग होगा, शासक वर्ग होगा, प्रशासक वर्ग होगा, ठीक है, ये पृष्ठ जो ब्राह्मणों का वर्ग है वो होगा, व्यापारी वर्ग होगा, शिल्पकार होगा, खेती करने वाले होंगे। ओके, ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। ये जो हम बात कर रहे थे कि ऐसे जो हैं जनजातीय समाज से भी राजपूत वर्ग में आप जोड़ सकते हैं जाकर। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल अब देखिए, पहले आपने जो है अपना नाम बदला है ना, कई फिल्म अभिनेता जो है कुछ कद्दावर सुनने के लिए, मतलब आपका नाम सीरियस लगे, नाम बदल लेते हैं। आज भी होता है, पहले के जमाने में भी होता था। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सलबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अब ये भी एक तरीका होता है अपना जो सामाजिक ओहदा है, जो सोशल स्टेटस है, उसको अपलिफ्ट करने का, कि आप अगर आपने एक राजपूत परिवार में शादी की तो स्वाभाविक है कि जो राजपूत समाज है, जो राजपूत वर्ग है, वो आपको स्वीकार कर रहा है राजपूत के तौर पर। तो दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। अब ये बाकी की कहानी है बस, कि उनकी मृत्यु हुई, फिर उनकी पत्नी ने कार्यभार संभाला अपने 5 साल के बेटे के बदले। अब बेटे का नाम क्या है, ये सब कहानी वहानी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ,
1565 में आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया, रानी की मृत्यु हुई, उनके बेटे की भी मृत्यु हुई। ओके, अब यहां पर यह है कि भाई ये धन अधिशेष आया कहां से था? ये जो राज्य में आप बदले हैं, आपकी खेती तो अब जो गोंडवाना का क्षेत्र है इतना उपजाऊ तो है नहीं। अगर आप कावेरी डेल्टा से या गंगा डेल्टा से बात सुंदरबन क्षेत्र से बात तुलना करें तो उतना उपजाऊ तो है नहीं। ठीक है, आप हो सकता है कि आपने खेती की नई तकनीकें लाई तो थोड़ा अधिशेष आया हो, लेकिन और भी कोई स्रोत होना चाहिए। तो इन्होंने हाथियों को पकड़ा, ट्रेनिंग दी और उनका निर्यात किया। होता है ना, आज के समय में कोई देश जो है तेल बेचकर अमीर बन जाता है ना। कोई देश कोई लोहा हो गया या ऐसा कोई खनिज हो गया, उसको बेच के अमीर बन सकता है। तो अगर एक छोटा सा प्रांतीय आकार का राज्य, तो हाथियों का अब उस समय के लिए हाथी टैंक के बराबर थे। जैसे आज जो टैंक का काम है, आर्मर डिवीजन का जो काम है, एक तरीके से हाथी वो थे। तो आप हाथियों का लगातार निर्यात कर रहे हैं। आप अभी भी देखिए ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ काफी भारी मात्रा में हाथी पाए जाते हैं जंगलों में उनके। तो उनका निर्यात करते थे, इस कारण ये समृद्ध हुआ। अब स्वाभाविक है कि जो हाथियों का निर्यात होगा, इस पे जो शासक वर्ग है उसने क्या है, एक अधिकार कर रखा होगा कि जो भी इनकम हो रही है उसका मेजॉरिटी वो रूलिंग फैमिली को जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो उनका जो कुल है वो धीरे धीरे अमीर होता गया। वो फिर आर्थिक असमानता से आप जो श्रृंखला गुजरती है और अंत में राज्य निर्माण हुआ। इसलिए मुगलों ने गोंडों को हराया और क्या, सिक्के तो जीते, हाथी भी काफी भारी मात्रा में मिले। फिर उनके राज्य पे कब्जा किया, लेकिन जो बाकी का राज्य है वो उनके अंकल वीर नारायण को दे दिया। ये कहानियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हम बस प्रक्रिया को देखना ज्यादा जरूरी है। गढ़कटंगा के पतन के बाद के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ संघर्ष में असफल रहे। एक और उदाहरण है अहोम का। अहोम जो है ये पास के म्यांमार क्षेत्र से आए। जब तक यहाँ थे जनजाति स्वरूप में थे, लेकिन अगर एक बार ब्रह्मपुत्र घाटी में आए, ये जो क्षेत्र है, देखिए इस क्षेत्र की खासियत ये है कि ये पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ भी गारो खासी जयंतिया के जो पहाड़ हैं ये पहाड़ी इलाका है, ये भी खासा पहाड़ी इलाका है। तो एक जो ब्रह्मपुत्र वैली है ये एक मैदानी क्षेत्र है, काफी उपजाऊ है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो नदी जो है अपना रास्ता लगातार बदलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ जो कुछ दर्रे होंगे, उन दर्रों के माध्यम से ये यहाँ घाटी में आके बसे हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी में। अहोम जो है पहले जनजाति थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है वो अहोम समाज के स्वरूप में परिवर्तन आया होगा। जो पहले से ही रह रहे हैं, कुछ चीजें उनसे सीखी होंगी तो कुछ चीजें उन्हें सिखाई होंगी। तो क्या है कि यहाँ भी एक राज्य निर्माण हो रहा है, उसकी प्रक्रिया को अब देखते हैं। अहोम जनजाति 13वीं शताब्दी में म्यांमार क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र घाटी में चली आई थी। उन्होंने पुराने जमींदारों को दबाकर एक नया मजबूत राज्य बनाया। जैसे हमने बात की थी कि भाई राजपूतों ने जो शासक वर्ग बन के आए, तो उन्होंने पुराने शासक वर्ग को हटाया, खासकर वहां जहां कृषि होती हो। कुछ सुनने में ये वैसा ही लगता है कि उन्होंने पुराने जमींदारों को हटाया और अपने आप को उन पे मतलब इम्पोज किया। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को राजपूतों में नहीं बदला, क्योंकि राजपूत कल्चर जो है वो उत्तर भारत, मध्य भारत का कल्चर है और यहाँ से काफी दूर है। लेकिन प्रक्रिया देखिए कुछ वही है। जो हमने शुरू में कहा था कि प्रक्रिया वही है, बस उसका जो मतलब मैनिफेस्टेशन है वो थोड़ा अंतर है। उत्तर पश्चिम में थोड़ा अलग हुआ, यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, मध्य भारत में थोड़ा अलग होगा। एक नया मजबूत राज्य बनाया। फिर उन्होंने क्या किया, आस पड़ोस के 2 राज्यों को, छूटिया राज्य हो गया, कोंच हाजो राज्य हो गया, उनको भी जीता। ठीक है, और कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। तो ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया है, पूरे जोरों शोरों से चल रही है। और कुछ विरोधाभास भी आपको आगे दिखाई देगा। उन्होंने 1530 के दशक के शुरू से ही अग्नेयास्त्रों का, फायर आर्म्स का इस्तेमाल शुरू किया। 1530 में शुरू किया और 1660 तक वो उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोप बना सकते थे। हालांकि अहोमों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। देखिए सैन्य शक्ति जो है, जो सैन्य तकनीकी है, वो भी केंद्रीकरण के स्तर को प्रभावित करती है। होता क्या है कि अगर तोप है, जैसे कि मुगलों के ताकतवर और अविजयी होने का एक कारण ये था कि उनका जो तोप खाना था वो बहुत जबरदस्त था और बहुत लंबे समय तक कोई भी
राज्य जो है वो उन्हें खुले मैदान में उनसे लड़ना नहीं चाहती थी, उनके तोप खाने की वजह से। ऐसा यूरोप में भी देखा गया। जब वहां सामंतवाद का अंत हुआ तो उसका एक प्रमुख कारण था कि जो महत्वाकांक्षी राजा थे उनके पास ऐसी तोपें थी कि अपने सामंतों के किले को आराम से ढहा दें। तो क्या है कि अगर आपके पास जो सैन्य शक्ति है, जो कोर्सिव पावर है, अगर राज्य के पास ज्यादा होगी तो केंद्रीकरण भी ज्यादा होगा। जो प्रांतीय अधिकारी हैं, जो छोटे सामंत हैं, वो स्वाभाविक है कि आपके सामने झुक के रहेंगे। तो अगर इनके पास फायर आर्म टेक्नोलॉजी है तो स्वाभाविक है कि ये भी केंद्रीकरण आसानी से कर सकते हैं। हालांकि अहोमों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। भाई अब दक्षिण पश्चिम मतलब अब आप अगर देखते हैं तो ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहां से तो आक्रमण होगा नहीं। आप पे आक्रमण होगा यहां से। यहां से आक्रमण कौन कर सकता है? मुगल साम्राज्य। जब एक बार उन्होंने बंगाल पे पकड़ बना ली तो लगातार फिर अहोमों से भी संघर्ष हुआ, लेकिन इसमें मुगलों को इतनी सफलता नहीं मिली। ठीक है, 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुगल मनसबदार थे कि मुगलों ने अहोम साम्राज्य पर हमला किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी बहादुरी के बावजूद अहोम हार गए। लेकिन इस क्षेत्र पर सीधा मुगल नियंत्रण लंबे समय तक नहीं चल सका। आपको याद हो तो हमने जब औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि भाई पहले अहोमों को हराया गया, लेकिन बहुत जल्द अहोमों ने कमबैक किया। ठीक है, और उन्होंने अपना राज्य जीत लिया वापस। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। कितना कमाल का केंद्रीकरण है। फोर्स लेबर आप करवा रहे हैं गांवों से। बेगार करने वाले मजदूर को पाइक कहा जाता था। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि पाइक शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, एक आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब आप पैका विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। पैका और पाइक में थोड़ा अंतर है, तो शब्द से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। जो बेगार करने वाला था मजदूर, उसे पाइक कहते थे। एक जनगणना कराई गई और प्रत्येक गांव को रोटेशन से अमुक मात्रा में पाइक भेजने होते थे। भारी आबादी वाले क्षेत्रों से लोगों को कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया। ये आसान काम नहीं है कि अगर आपको लगे कि किसी क्षेत्र में ज्यादा आबादी है, संसाधनों पर दबाव ज्यादा पड़ रहा है और किसी क्षेत्र में खेती करने लायक जमीन है लेकिन वहां लोग नहीं है, तो आप लोगों को यहां से वहां भेज दें। खासा केंद्रीकरण करना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा, आप बेगार करवा सके कि आप पहले पूरी आबादी की जनगणना कर लें और हर गांव का कोटा बांध दें कि इस गांव से इतने युवक आएंगे या इतनी महिलाएं आएंगी काम करने के लिए। ठीक है, राज्य के लिए काम करने के लिए। तो ये दिखाता है कि आपको खासा मात्रा में केंद्रीकरण करना पड़ेगा। राज्य निर्माण काफी आगे बढ़ चुका है। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन काफी केंद्रीकृत हो चुका था। युद्ध के दौरान लगभग सभी वयस्क पुरुष सेना में सेवाएं प्रदान करते थे। पीपल्स आर्मी आप कह सकते हैं इसे। कि बाकी के समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था, अन्य सार्वजनिक कार्यों के निर्माण में जुटे रहते। अहोम लोगों ने चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे। मतलब नई तकनीक, मतलब अधिशेष आप बढ़ा सकते हैं। तो आप जो लोगों से बेगार करवा रहे हैं, जिसे पाइक कहा जाता है, क्या करेंगे? युद्ध होगा तो पूरा समाज ही युद्ध पे जाएगा। ठीक है, सबको बुलाया जाएगा, जितने लोगों की जरूरत है उतना। बाकी समय में आप बेगार करवाएंगे क्या करने के लिए? बांध बनवाने के लिए, सिंचाई व्यवस्था तैयार करवाने के लिए और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए आप बेगार करवाएंगे। तो दिखाता है कितना केंद्रीकरण है, कितना आपका नियंत्रण है। अहोम समाज को कुलों या खेल में विभाजित किया गया था। अक्सर कई गांव किसी एक खेल के नियंत्रण में होते थे। किसान को उसके गांव समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी। राजा भी गांव समुदाय की सहमति के बिना उसे वापस नहीं ले सकता था। देखिए, किसान को जो है किसी एक व्यक्ति को उसका समुदाय जमीन दे रहा है, मतलब स्वाभाविक है कुछ समय बाद दोबारा जमीन इकट्ठा की जाएगी, फिर वितरण किया जाएगा। तो स्थानीय स्तर पर जो है आप जनजातीय समाज के लक्षण देख रहे हैं, इतना कि राजा भी उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आपको दोनों प्रकार के यहाँ पे लक्षण दिख रहे हैं। स्थानीय स्तर पे जनजातीय समाज के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन फिर इतना केंद्रीकरण है कि राज्य बेगार करवा सकता है। युद्ध हुआ तो भाई सबको युद्ध करने जाना है, आपकी आबादी गिन ली जाएगी, अच्छा इस गांव से इतने लोग आने हैं, मतलब आने हैं। तो ऐसी प्रक्रियाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर आपको जगह के हिसाब से दिखाई देगा। शुरुआत में अहोम अपने आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी
के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा, मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा द्वारा जमीन अनुदान दी गई। शिव सिंह के शासन काल में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बन गया, लेकिन अहोमों ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी पूरी तरीके से अपनी पारंपरिक मान्यताओं को नहीं छोड़ा। तो क्या है कि इस समाज में है, हो सकता है जातीय व्यवस्था उतनी डीप रूटेड ना हो। अगर आप पुराने जनजाति तरीकों को भी अभी भी पालन कर रहे हैं, जैसे कि हमने एक पैराग्राफ पहले उदाहरण देखा कि भाई कम से कम ग्रामीण स्तर पे जनजाति तौर तरीकों का पालन हो रहा है, वैसे ही आपने धर्म में भी परिवर्तन लाया तो आप जो हैं, लेकिन धर्म के अन्य बिंदुओं को उतना आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अहोम समाज एक परिष्कृत समाज था, केंद्रीकृत था, तो ये तो होगा ही। कवियों और विद्वानों को भूमि दी गई अनुदान में, नाट्य कर्म को प्रोत्साहित किया गया। तो क्या है कि राजा जो है वो विद्वानों का संरक्षण भी कर रहा है, ठीक है। संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी, ये भी प्रीलिम्स में अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है कि बुरंजी शब्द का क्या मतलब है। ओके, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में, ठीक है, और बाद में असमिया में लिखा गया। जैसे आपको याद हो कि प्राचीन भारत में भी कई बार चीज़ों को पहले रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन्हें पहले पुराण हो गए, पहले संस्कृत में लिखा गया, लेकिन धीरे धीरे इनका स्थानीय भाषाओं में, गुप्तोत्तर काल में या पूर्व मध्य काल में स्थानीय भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ, और इनके आधार पर स्थानीय भाषाओं में कई ग्रंथ ऐसे लिखे गए जो महाकाव्य थे इत्यादि। तो क्या है कि ये आपको दिखा रहा है सांस्कृतिक आदान प्रदान, जो स्थानीय असमिया कल्चर होगा और अहोम भाषा का कल्चर है, इन दोनों के बीच में। अच्छा, हमने यहां कहा कि जो शिव सिंह के शासन काल में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बन गया, उसके पहले 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। तो इन सब के पीछे कौन सी प्रक्रिया रही? ये जो भाग है, ये किताब में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। शंकर देव जो एक बहुत ही प्रमुख भक्ति संत थे 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उनका प्रभाव है इस क्षेत्र पर। ने पुरानी, जैसे कि कई जगहों पर होता है ना कि कोई सूफी संत किसी जगह गए और उन्होंने वहां खासा महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक प्रभाव छोड़ा। महाराष्ट्र धर्म हो गया, महाराष्ट्र के क्षेत्र में वो हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अजमेर क्षेत्र हो गया तो वहां पे चिश्तियों का कुछ प्रभाव है। पाकिस्तानी पंजाब है, वहां कुछ सूफी संतों का प्रभाव है। तो ऐसे जो है कई सिख धर्म के ऊपर गुरु नानक का जैसे प्रभाव है। तो क्या है कि कई क्षेत्रों के ऊपर जो है धार्मिक व्यक्तियों का प्रभाव है, और उन्होंने, देखिए समाज में तो परिवर्तन हो रहे थे, आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, और उस वक्त वो एक नए धर्म का संदेश लेकर आए जो लोगों से खासा रेजोनेट हुआ, तो वो फिर वहां पे प्रमुख हो जाता है। ने अपनी पुरानी परंपराओं को तराश कर शंकर देव ने पुरानी परंपराओं को तराश कर संगीत, रंगमंच, नृत्य और साहित्यिक भाषा के नए रूपों को विकसित किया। शंकर देव का भागवत पुराण का असमिया रूपांतरण है, मतलब स्थानीय भाषा में वो जो संस्कृत में लिखी गई चीजें हैं उनका अनुवाद कर रहे हैं। भागवत धर्म, जो आपको पता होगा कि भक्ति में दो प्रमुख धड़े हैं, ठीक है, सगुण और निर्गुण। सगुण में भी कुछ है कि जो मतलब विष्णु की पूजा में है, कुछ जो है शंकर की पूजा करते हैं, और उसमें भी कुछ धड़े हैं, जैसे कि एक भागवत धार्मिक आंदोलन है जो विष्णु के एक पर्टिकुलर स्वरूप की पूजा करता है, ठीक है। भागवत धार्मिक आंदोलन उन्होंने शुरू किया जिसे एक शरण धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। इसने दो मध्ययुगीन राज्यों कोच और अहोम को प्रभावित किया। कोच जिसे यहां जो था ये वाला, ठीक है, कोच और अहोम, तो इस क्षेत्र पर जो है उनके धार्मिक संदेश की इसका असर पड़ा। उन्होंने मठों और प्रार्थना समाज यानी सत्र और नामघर की परंपरा शुरू की, जो कि आज भी असम और उत्तर बंगाल में महत्वपूर्ण संस्थान है। अब ऐसे कि हमने यहाँ सत्रिया नृत्य की बात की, जो सत्रिया डांस है, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते होंगे तो वहां इसका आपको रेफरेंस मिला होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि धार्मिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन कई बार साथ में होते हैं और एक दूसरे को ऐसे प्रभावित करते हैं। तो ये जो भक्ति संत थे शंकर देव, जो सगुण भक्ति के आपके जो अलवर संत हैं उनमें आप गिन सकते हैं इन्हें, उनमें भी एक पर्टिकुलर शाखा होगी भागवत धर्म, उनमें इनको आप गिन सकते हैं। उन्होंने क्या है कि इस पूर्वोत्तर के क्षेत्र पर अपना प्रभाव डाला था।
जिसके कारण जो है आपने जो बाकी के जो राजनीतिक परिवर्तन देखे उन पर भी असर पड़ा था। अब निष्कर्ष में हम जो अब तक हमने बात की उसको एक बार रैप अप कर लेते हैं कि उपमहाद्वीप में मध्यकाल में उल्लेखनीय सामाजिक परिवर्तन हुए। पूरे देश में विविध प्रकार की आजीविकाओं का वाहन करने वाले जनजातियां उपस्थित थीं। वर्ण आधारित समाज और आदिवासी लोग एक दूसरे के संपर्क में थे, जिसके कारण दोनों तरह के समाजों में परिवर्तन आया। समय के साथ इनमें से कई जनजातियां कृषक समाज में बदल गईं या उनका हिस्सा बन गईं। ठीक है। हालांकि कुछ ने जाति व्यवस्था और रूढ़िवादी हिंदू धर्म दोनों से बाहर रहना पसंद किया। जैसे कि आपने उत्तर पश्चिम का उदाहरण देखा और आपने अहोमों का उदाहरण देखा कि कुछ जो हैं जनजातीय समाज जो है वो पहले ही उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, फिर वो कृषक समाज में बदले। ठीक है। अब एक और उदाहरण आता है जो जाट समुदाय है। कई इतिहासकार बताते हैं कि पूर्व मध्यकाल और उसके पहले जो जाट समुदाय है वो पशुपालन करते थे और उनका भी एक तरीके से एक जनजातीय समाज था, खाना बदोश जीवन था। धीरे धीरे वो क्या है कि इंडस जो सिंधु नदी के किनारे के क्षेत्र हैं वहां से ऊपर बढ़ते बढ़ते वो जो ग्रेटर पंजाब क्षेत्र है, जो भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है, कुल मिला के सप्त सिंधु क्षेत्र बोलेंगे, वहां वो बसे। तब तक कुछ तकनीकी परिवर्तन हो चुके थे, जैसे कि जो रहत है जिसे पर्शियन व्हील कहते हैं वो आ गया था, सिंचाई आसान हुई। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में कई कनाल बनाए गए, नहर बनाई गई। तो ऐसे कुछ तकनीकी परिवर्तन हुए, कई नए प्रकार के जो हैं फसल भी आई तो उसके कारण जो है एक जनजातीय समाज जो है वो एक कृषक समाज में बदल गया। यूं कि जाट शब्द का भी मतलब बदल गया उतने लंबे समय पीरियड में। ठीक है। तो फिर क्या है कि उसके बाद उन्होंने उनका जो है, चूंकि अब आर्थिक परिवर्तन हो चुका था तो वही होगा कि अब समाज में असमानता आएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ समूहों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, कुछ समूहों ने सिख धर्म को स्वीकार किया। ठीक है। तो ये क्या है कि सेम बात है कि आपका जो जब आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होगा तो आपका राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन भी एक साथ हो सकता है, और ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे को इंपैक्ट करती हैं। कोई ऐसा श्रृंखला नहीं है कि पहले आर्थिक परिवर्तन होगा तभी सामाजिक होगा, तभी राजनीतिक होगा, तभी धार्मिक होगा। ये कोई भी एक दूसरे के आगे पीछे आ सकता है, लेकिन ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कुछ जनजातियों ने प्रशासन की सुव्यवस्थित प्रणालियों पर आधारित बड़े राज्यों की स्थापना की। हमने अहोमों का और गोंडों का उदाहरण देखा। गोंड जनजाति और अहोम्स और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन गए। इसने उन्हें बड़े और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष के रास्ते पर उतार दिया। ये भी हमने देखा कि भाई अहोमों का भी संघर्ष हुआ मुगलों से, गोंड राज्य का भी संघर्ष हुआ। ठीक है, क्योंकि एक जनजाति जो थी वो राज्य में बदल चुकी थी और एक बड़ा राज्य था वो कह रहा था कि नहीं अब हम तुमको मिला लेंगे अपने राज्य में। युद्ध तो होना ही था। और जनजातीय समाज के अपलिफ्टमेंट का, एम्पावरमेंट का जो सबसे विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है वो मंगोलों का है। मंगोलिया में रहते थे छोटे छोटे कबीलों में। चंगेज खान ने उन्हें यूनाइट किया, फिर उन्होंने आसपास के कृषक समाजों पे हमला किया और फिर दुनिया के शायद उस समय तक का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। ठीक है। और ऐसा ही नहीं है, ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है। जो रोमन साम्राज्य का अंत हुआ वो भी जो आज के जो उत्तरी फ्रांस है, जर्मनी है, इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति समाज थे, गौथ हो गए, विजिगौथ हो गए, वैंडल्स हो गए, इन समाजों ने जनजाति समाजों में जब क्षमता आई तो उन्होंने फिर उन पे एक के बाद एक आक्रमण किए और फिर इनका अंत हो गया। वैसे ही जो हम हूणों की बात करते हैं कि जो गुप्तोत्तर काल में इन्होंने भी मतलब उत्तर भारत ही नहीं, बहुत धरती के बहुत बड़े भाग पे इन जनजातियों ने आक्रमण किया। तो गुप्त ये कई बार माना जाता है कि इनके लगातार आक्रमणों के कारण जो है गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई और गुप्त साम्राज्य का ही पतन हो गया था। तो ऐसे कई मतलब जनजातीय समाज हैं जो उभरते हैं और अपने आसपास के क्षेत्रों पर काफी प्रभाव छोड़ जाते हैं। हमने उत्तर पश्चिम में खक्खरों की बात की, गोखरों की बात की। ठीक है, और इनका भी लगातार ये इस क्षेत्र में मध्यकाल में कई बार न्याय तो नहीं, व्यवस्था पे जो ऑर्डर है उसमें डिस्टरबेंस लाते थे। ठीक है, खास करके जब राज्य कमजोर पड़ता था, जो इन पे नियंत्रण नहीं रख पाएगा, अगर राज्य एक बार कमजोर पड़ जाएगा तो ये फिर से उनका उदय होता था। जो प्रमुख व्यापारी मार्ग होंगे उन व्यापारिक मार्ग को ये नियंत्रण कर लेंगे
ठीक है, उन पे लगातार हमले करेंगे ताकि ये जुटाया जाए युद्ध करके इत्यादि। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं चलती रहेंगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है इतना व्यापार होता था आपस में, घोड़े लाना, तरह तरह की चीजें बेचना, मुगल सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण काम करते थे खाना बदोश कि भाई उनके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति करना हुआ, विदेशों से घोड़ों का आयात हुआ जैसे आज तेल का होता है। तो कई महत्वपूर्ण काम भी थे और इस आदान प्रदान के क्रम में ये एक अब तक ऐसा ही हुआ है कि जनजातीय समाज है कृषक समाज में बदला है धीरे धीरे। हालांकि उस बदलने के क्रम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, कोई जनजातीय समाज जो है जाति व्यवस्था वाले समाज में बदल गया, किसी में इतनी असमानताएं नहीं हुई, किसी ने हिंदू धर्म की जगह कोई इस्लाम इस्तेमाल पर ये अडॉप्ट कर लिया। तो ये सब जो है इस चैप्टर का मैसेज है। तो इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है, आगे के चैप्टर्स हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।